हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसी पे आज बात करने वाले हैं, इसी को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग की ओर। तो सबसे पहले बात बता दूं कि विद्युत चुंबकीय तरंग की जो स्टोरी रही है, हिस्ट्री रही है, बहुत ही अजीब रही है। जिसके बारे में साइंटिस्ट का नेम बोला जाए तो मैक्सवेल जी, हर्ट जी, मतलब इन सभी मिलकर के जो है से कैलकुलेशन निकाले। लास्ट डिसीजन यही निकला कि यह जो है वो परिवर्ती यानी परिवर्तन होने वाले विद्युत क्षेत्र और परिवर्तन होने वाले चुंबकीय क्षेत्र जो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, उसी का ये सम्मिलित प्रभाव है। ये जो है कंबाइंड इफेक्ट है, ठीक है। और साथ ही साथ कहूं तो ये जो है नॉन मैकेनिकल वेव है। मतलब नॉन मैकेनिकल का मतलब होता है कि इसको ट्रेवल्ड करने के लिए या तो इसको प्रोपेगेट होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यही है विद्युत चुंबकीय तरंग की बात। मतलब ये डिस्टरबेंस है, विक्षोभ है, किसका? तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र साथ साथ में। चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय जो तरंग है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब वह तरंगे जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के ज्यावक्रीय दोलन से बनी होती है तथा ये दोलन संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर बारी बारी से जब डायग्राम बनाएंगे इसका तो इस स्टेटमेंट की बातें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, इसकी नेचर जो होती है, प्रकृति जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। और ये विक्षोभ मैंने बता रखा है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का है। यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समय के साथ बदलता है। और जहां पे हमने बात कर रखा है पीछे लेक्चर में कि किसी को भी परिवर्तन करो समय के साथ, या तो विद्युत क्षेत्र को करो तो वहां चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, या तो चुंबकीय क्षेत्र को करो तो वहां पर विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ क्या होगा, ऊर्जा का संवहन होगा, ऊर्जा का ट्रांसपोर्ट होगा और संवेग का भी ट्रांसपोर्ट होगा। चलते हैं इसकी इक्वेशन की ओर। ये जो है से ज्यावक्रीय कैसे, तो ये जो है साइन के फंक्शन फॉलो करता है, विद्युत क्षेत्र का परिवर्तन भी और चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन भी। तो जरा यहां पर हम लोग देखें तो विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या तो यहां पर होता है के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये क्या है, ये जो तरंग होती है उसका इक्वेशन है। उसी को फॉलो कौन कर रहा है, यहां पर विद्युत क्षेत्र कर रहा है। और इसी तरीके से चुंबकीय क्षेत्र भी ये बी नोट साइन और ये होता है के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है, ठीक है। तो ई हो गया और समय के साथ बदलने वाला। ये जो ई नोट है वो आयाम है, मैग्नीट्यूड जो है मैक्सिमम है, पीक वैल्यू है, शिखर मान है विद्युत क्षेत्र का। और ये चुंबकीय क्षेत्र में ये बी नोट जो है वो ऐसा है, इस इक्वेशन को फॉलो करता है। अब इसी इक्वेशन को यदि हम बारी बारी से यहां पर ग्राफ खींचें, डायग्राम ड्रा करें, तो देखिए सबसे पहले ये अक्ष देख रहे हैं, एक्स अक्ष है, और ये अक्ष है और इसको बोलते हैं वाई अक्ष, और ये क्या है तो जेड अक्ष है। यदि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रोपगेशन, संचरण किधर हो, एक्स अक्ष के अनुदिश हो रहा हो, तो देखिए होता क्या है, यहां पर इस अक्ष पर विद्युत क्षेत्र होती, कौन अक्ष पर, वाई क्षेत्र, वाई अक्ष पर। और यहां पर
इस तरीके से साइन के फंक्शन को ये फॉलो किया। मतलब देखिए, ये जो विद्युत क्षेत्र है ये बढ़ता गया, यहां पर ई नोट महत्तम, फिर क्या होने लगा, साइन के अनुसार, साइन वक्र के अनुसार घटता गया और घट करके 0 हो गया। तो इसका जो स्टेप ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं, ये देखो एक्स वाई समतल है, एक्स वाई तल है ना, वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका डिस्टरबेंस है, बदलने वाला मान है। और वही चीज जब यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र को देखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र जो होती है वो जेड अक्ष के अनुदिश होता है। और इस देखिए जेड अक्ष के अनुदिश ये आएगा ऐसे, तो यहां पर इस तरीके से ऐसे और इस तरीके से ऐसे, मतलब ये तल यानी कौन सा, एक्स जेड तल में इसकी वैल्यू, जेड अक्ष में इसकी वैल्यू परिवर्तन हुई। और एक चीज और देखिए, जिस समय महत्तम मान विद्युत क्षेत्र का हुआ उसी समय चुंबकीय क्षेत्र का भी हुआ। जिस समय 0 हुआ वापस कौन, विद्युत क्षेत्र, उसी समय चुंबकीय क्षेत्र भी हुआ वापस 0। इसका मतलब है दोनों की जो वैल्यू है साथ साथ वैरी कर रहा है। एक क्षण में देखा जाए तो दोनों की सिचुएशन सेम है, इसलिए इसको बोला जाता है कि इसकी जो कला है समान कला है, इसकी जो फेज डिफरेंस है वो 0 है। मतलब इसकी फेज डिफरेंस यानी कलांतर क्या है, तो 0 डिग्री है। समान कला में होते हैं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, किसके लिए, विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए। जा रहा है किधर, एक्स अक्ष के अनुदिश जा रहा है। चलिए फिर देखो यहां पर विद्युत क्षेत्र की आगे स्टेप लेते, अगला हाफ टाइम ये हो गया, इधर के तरफ ये महत्तम हो, ये जो है से बढ़ता गया फिर घट करके 0। उसी तरीके से यदि हम बात करें किसमें, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए देखिए ये वाला प्लेन आ गया और इस स्थिति में यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे हो गया। अब देखिए फिर आगे बढ़ाते, यहां पर इस तरीके से ये हो गया, ये हो गया, ये हो, ठीक है। और फिर लूं चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, तो इस तरह से वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, विद्युत क्षेत्र वाई अक्ष के अनुदिश, चुंबकीय क्षेत्र जेड अक्ष के अनुदिश दोलन कर रहा है और इसकी संचरण किधर हो रही है, एक्स अक्ष के अनुदिश हो रहा है। यानी संचरण, संचरण की दिशा, और इसकी जो दिशा है संचरण की दिशा चुंबक विद्युत चुंबकीय तरंग का वो क्या है, तो बोल सकते हो ई क्रॉस बी के अनुदिश, ठीक है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए जैसे ई ऊपर है और बी इधर है तो ई क्रॉस बी करेंगे, देखो इधर दिखा रहा है ई क्रॉस बी, इधर ही संचरण की दिशा है। तो यहां पर 3 अक्ष है और विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र का जो ओसिलेशन हो रहा है, जो विक्षोभ हो रहा है, जो डिस्टरबेंस हो रहा है, वो क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। और उसके लंबवत, उन दोनों के लंबवत दिशा में कौन है, संचरण की दिशा। इसीलिए बोला जाता है कि इसकी नेचर ट्रांसवर्स है, क्योंकि अनुप्रस्थ जो तरंग होती है उसमें जो वेव चलता है, जो वेव चलता है, जो तरंग जाता है उसके लंबवत दिशा में, जैसे वेव ऐसे जा रहा है तो ओसिलेशन ऐसे ऐसे होगा, मतलब ऐसे ऐसे ओसिलेट करते हुए जाएगा आगे की ओर। तो यहां पर ओसिलेशन की दिशा जो है वो संचरण की दिशा के लंबवत है, इसलिए यहां पर ये अनुप्रस्थ है और इस तरह से आगे की ओर
चलता जाएगा। तो यही है विद्युत चुंबकीय तरंग का डायग्राम। ठीक है, इसीलिए बोला गया इस साइन के फंक्शन को फॉलो किया और संचरण की दिशा उन दोनों के लंबवत हुआ, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। देखिए, मैक्सवेल जी के अनुसार, क्योंकि सबसे बड़ी योगदान मैक्सवेल जी का है, ठीक है, और मैक्सवेल जी के अनुसार किसी भी क्षण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के बराबर होता है। यानी विद्युत चुंबकीय जो तरंग है उसकी जो चाल है, जो स्पीड है, वो अनुपात होगा किसका? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का। तो जरा यहां पर केयर कर ले बात को कि ये जो देख रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, वो हम लोग डेली लाइफ में देख रहे हैं किसको? प्रकाश को, लाइट को। लाइट भी क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है सभी की चाल, सभी की स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर होता है। यानी यहां पर बोला जाए तो C बराबर, देखो, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, या तो इसी को लिख सकते हैं C इज इक्वल टू महत्तम की स्थिति में, शिखर मान की स्थिति में E नोट बाई B नोट। ठीक है, और मैं बोलूं कि ये जो C है इसकी वैल्यू तो हुई, तो इसकी वैल्यू तो बहुत अधिक होता है। कितना होता है C की वैल्यू? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो क्या है? बहुत बड़ा वैल्यू। इसका मतलब है दैट इज जो E नोट होगा वो वेरी वेरी ग्रेटर देन B नोट होगा। क्योंकि ये वैल्यू बड़ा कब आएगा? जब ये नीचे वाला बहुत छोटा आएगा तभी नहीं बड़ा वैल्यू आएगा, ऐसे तो आएगा नहीं। ठीक है, यहां पर दे दिया गया। अब देखिए यहां पर ये बातें क्लियर हो जाती है। अब आता है कि C जो है इसको ऐसे भी लिखते हैं √μ0 एप्सिलॉन। ठीक है, ये हो गया। यहां पर म्यू नोट का वैल्यू रख दो, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू रख दो, तो C का वैल्यू इसके बराबर आ जाएगा। और यही यदि किसी मीडियम में जाएंगे तो मीडियम में जो स्पीड होगी विद्युत चुंबकीय तरंग का वो होगा 1/√μ0 μr एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r, जिसको लिख सकते हैं C/√μr और एप्सिलॉन। मतलब मीडियम में जाने से लाइट यानी प्रकाश की जो तरंग है या तो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसकी स्पीड घट जाएगी, यानी निर्वात में सबसे ज्यादा होगा। ये बातें होती है। अब देखो आगे बढ़ता हूं। अब आता है विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्पादन। इसकी उत्पादन कैसे होती है, इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है? तो सबसे पहले मैंने बता रखा है कि ये क्या है? डिस्टरबेंस का कंबाइंड इफेक्ट है। किसका? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का बात हो रही है। तो यहां पर है फर्स्ट नंबर में दोलित आवेश यानी ओसिलेटिंग चार्ज क्या करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न कर सकता है। ऐसा क्यों? तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर एक स्ट्रिंग लिया और इस स्ट्रिंग में यहां पर एक चार्ज रखा और इस चार्ज को ऐसे दोलन करवाया, और सपोज दैट इस पॉइंट को मैंने कंसीडर कर लिया कि यहां पर एक अभी पॉइंट है और यहां पे चार्ज अभी नजदीक है, तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र जो है से क्या होगा? अभी महत्तम मान पे होगा। अब ये चार्ज यदि यहां पर आ जाएगा ऐसे, तो दूरी तो बढ़ गई, तो क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र कम हो गया, न्यूनतम हो गया। फिर आने लगेगा नजदीक तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बढ़ने लगेगा, फिर इससे इधर दूर जाने लगेगा तो फिर विद्युत क्षेत्र घटने लगेगा, फिर आने लगेगा, बढ़ने लगेगा, जब यहां आएगा तो महत्तम हो जाएगा। तो इस तरह से इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू है हमेशा बदल रही है।
इसका मतलब है कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हो रही है। किनके अनुसार? मैक्सवेल जी के अनुसार। मैक्सवेल जी ने बताए कि विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर बदल रही है, मतलब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रही है। इसका मतलब है कि दोनों चीज यहां पर उत्पन्न हो रही है। और जब जो है से वैरी करता है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, तो क्या होता है? ऊर्जा का संचरण होता है। वही तो चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग बन जाता है। ये हो गया। अब देखिए, त्वरित आवेश विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न कर सकता है। सपोज दैट यहां पर हमने एक आवेश लिया और ये आवेश जाने लगा। भी कैसा है? तो यहां पर बोल सकते हो भी नॉट कांस्टेंट, यानी बोल सकते हो ये चर है, मतलब बदलने वाला है, कांस्टेंट नहीं। तो यहां पर ही जब जाने लगेगा तेजी से, तो हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र जो है वो डिक्रीज करने लगेगा तेजी से, तो बदलने लगा। इसका मतलब है कि क्या होगा? वहां पर विद्युत क्षेत्र बदलेगा, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होगी और कंबाइंड रूप में क्या करेगा? फिर यहां पर हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बदलने लगा, विद्युत क्षेत्र के बदलने से तो ऊर्जा का भी संचरण होगा, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति। उसी तरीके से मंदित आवेश मतलब तेजी से कोई आवेश आ रहा है और उसको मंदन कर दिया गया, मैंने उसको रोका गया, स्टॉप किया गया, तो उस स्थिति में भी क्या होगी? वहां पर विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति होगी। इस तरीके से तो देखिए, इसके लिए क्या होता है? जैसे एक्स रेज की उत्पत्ति होती है, कैसे होती है? तो वो होता है आवेश के मंदन से। जैसे देखिए, यहां पर कोई धातु की प्लेट ली गई और ये जो धातु है वो कैसा है? ज्यादा परमाणु संख्या वाला है, ठीक है। और इधर से तेजी से इलेक्ट्रॉन को लाया जा रहा, ठीक है। और जैसे ही तेजी से इलेक्ट्रॉन जाता है, इससे टकराता है, तो वो मंदित हो जाता है। और मंदित होने के बाद यहां पर क्या होती है? जब मंदन होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बदल जाती है विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में, और इस तरह से वो एक्स रेज के रूप में, एक्स किरणें के रूप में बाहर निकलती है, जिसको बोला जाता है कि एक्स रे जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब देखिए आगे नेक्स्ट, यहां पर आता है नाभिक के द्वारा। नाभिकीय जो रिएक्शन होती है, नाभिकीय जो विखंडन होता है, ठीक है, जब नाभिक, बड़ा सा नाभिक टूटता है तो उससे क्या होती? गामा रेज निकलती है। कौन सा रेज? गामा किरणें, ठीक है। तो गामा किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। एलसी परिपथ में, एलसी परिपथ में भी क्या होता है? संधारित्र रहता है और क्या रहता है? प्रेरक रहता है, कुंडली रहता है। तो एक में संधारित्र जब आवेशित होता है, आवेश बढ़ता है, तो विद्युत क्षेत्र का परिवर्तन होता है, वहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होगी। और जब घटता है उसका आवेश, उस समय भी विद्युतीय क्षेत्र बदल रहा है, तो वहां पर भी विद्युत क्षेत्र के बदलने से चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है और कंबाइंड रूप में विद्युत चुंबकीय तरंग बनाती है। उसी में जो लगा हुआ इंडक्टर है, उसमें भी क्या होती है? बदलती हुई विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसके कारण उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र बदलता है। और चुंबकीय क्षेत्र बदलने से क्या होगा? विद्युतीय क्षेत्र की उत्पत्ति होगी। और विद्युतीय क्षेत्र की जब उत्पत्ति होगी तो डेफिनेट है कि वहां पर किसकी उत्पत्ति होगी? विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति होगी। तो इस तरह से इसका प्रोडक्शन होता है। तो इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है।